ओके, अब इधर ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने एक लेसन भी देखा है, उसके साथ ही साथ एक पोयम जो है उस पोयम के बारे में भी जानकारी ली है। तो आज हम व्याकरण जो है उस व्याकरण के बारे में, मतलब ग्रामर जो है उस ग्रामर के बारे में क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। यानी किसी भी भाषा जो है उस भाषा को पूरी तरह से जानना या पूरी तरह से पहचानना, उस भाषा में, माइक किसी का ऑन है, माइक बंद करो, उस भाषा को सीखना या उस भाषा जो है उस भाषा को आत्मसात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान लेने के लिए उस भाषा का व्याकरण आना बहुत ही क्या है, जरूरी है। बराबर, व्याकरण का होना बहुत जरूरी है। अब व्याकरण अभी अंग्रेजी सीखते समय टीचर्स कहते हैं कि व्याकरण आना चाहिए, मराठी पढ़ते समय टीचर्स कहते हैं व्याकरण आना चाहिए, हिंदी पढ़ते समय भी टीचर्स कहते हैं व्याकरण आना चाहिए, या अन्य कौन सी भी भाषा जो है वह भाषा पढ़ते समय या उस भाषा का ज्ञान जो है वो ज्ञान लेते समय उस भाषा का व्याकरण होना आना बहुत जरूरी है। तो ये व्याकरण जो है वो व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण यानी क्या? माइक बंद करो, माइक किसी का ऑन है। व्याकरण यानी क्या? तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा शुद्ध करने के लिए, व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जिसमें भाषा जो है, यह भाषा शुद्ध होने के लिए या शुद्ध करने के लिए कुछ नियम जो है, ये कुछ कानून जो है, नियम जो है, यह नियम बताए जाते हैं और भाषा का प्रत्यंग अंग का विश्लेषण करना जो है या विश्लेषण जो किया जाता है, उस विश्लेषण को क्या कहा जाता है? व्याकरण ऐसे कहा जाता है। यानी व्याकरण की डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, ये तो समझ में आई। व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण क्या है कि व्याकरण उसे कहा जाता है या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके भाषा को शुद्ध करने वाले या भाषा को शुद्ध करने के नियम जो है, ये नियम बताए जाते हैं। उसके साथ ही साथ भाषा का प्रत्यंग अंग, अब अंग प्रत्यंग क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अंग प्रत्यंग जो है, उस अंग प्रत्यंग का विश्लेषण करना, अंग प्रत्यंग का विश्लेषण करना मतलब व्याकरण, मतलब क्या है? ग्रामर है। उसके साथ ही साथ दूसरी डेफिनेशन सीधी सिंपल यदि देखा जाए तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा शुद्ध बोलना, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध सुनने के जो नियम बताए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण ऐसे कहा जाता है। यानी व्याकरण भाषा अध्ययन का वह शास्त्र है जिसमें भाषा शुद्ध करने के या शुद्ध होने के नियम जो है, यह नियम बताए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। और ये जो भाषा शुद्ध करने के या बोलने के, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध सुनना, ये जो है उसके कुछ क्या बताए जाते हैं? नियम जो है, ये नियम बताए जाते हैं, उसे व्याकरण ऐसे कहा जाता है, उसे ग्रामर ऐसे कहा जाता है। और भाषा शुद्ध होने के लिए ये ग्रामर, ये व्याकरण आना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। अब अभी मैंने बोला था कि भाषा के अंग प्रत्यंग, बराबर, व्याकरण सीखना मतलब भाषा के अंग प्रत्यंग का क्या करना है? विश्लेषण। अब अंग प्रत्यंग मतलब कौन से अंग? तो व्याकरण के अंग जो है वो पहला अंग है वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, दूसरा व्याकरण का हिस्सा जो आता है वह है शब्द विचार। वह कौन सा है? शब्द विचार। और तीसरा जो है वह है वाक्य विचार, वाक्य विचार। यानी ये तीन भाषा के क्या है? व्याकरण के अंग प्रत्यंग हैं। समझ में आया? किसी भी भाषा को सीखना या उस भाषा में पंडित मतलब भाषा का अध्ययन करना, अध्यापन करना है तो उस भाषा का व्याकरण आना बहुत जरूरी है। व्याकरण वह होता है जिससे भाषा के विश्लेषण, माइक ऑफ करो,
जिससे भाषा के शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना या शुद्धता जो है, उस शुद्धता के नियम बताए जाते हैं। वो नियम जो है वो नियम बताए जाते हैं, या भाषा के प्रत्येक अंग का विश्लेषण किया जाता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। और इस व्याकरण के अंग प्रत्यंग जिसका विश्लेषण किया जाता है, वो पहला अंग कौन सा है? वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब हम ले चलते हैं आपको वर्ण विचार की तरफ। अब मुझे पहले यह बताइए कि इसके पहले भी मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड में मैंने आपको ये व्याकरण की वर्णमाला जो है, उस वर्णमाला के बारे में जानकारी दी थी। वर्णमाला जो है, उस वर्णमाला के बारे में जानकारी दी थी, बताया था, बराबर। तो वर्णमाला जो है, इस वर्णमाला में, प्लीज माइक किसी का ऑन है, बंद करो ना यार, 1 मिनट। ये माइक फर्नांडिस और जादव माइक बंद करो। हाँ, तो वर्णमाला जो है, इस वर्णमाला के बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। यानी व्याकरण का 3 अंग जो बताए, उसमें पहला अंग वर्णमाला। तो अब हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा में कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? हाउ मेनी? 46 वर्ण होते हैं। 46। ओके, गुड 46 वर्ण होते हैं। अब ये जो 46 वर्ण जो है, इनको वर्ण ऐसे क्यों कहा जाता है? उनको वर्ण ऐसे क्यों कहा जाता है? वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण क्यों कहा जाता है इनको? यानी वर्ण यानी मौखिक भाषा की मूल ध्वनिया जो है, मौखिक भाषा जो है, मौखिक मतलब बोलने वाली, मौखिक जो मुख से बोला जाता है, वह मौखिक। माइक ऑफ करो। मुख यानी मौखिक कहा जाता है। तो यह मौखिक भाषा जो है, बोलने की भाषा जो है, यह बोलने की भाषा, मौखिक भाषा जो है, उस भाषा की मूल ध्वनियां जो होती है, उस ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों का, व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण ऐसे कहा जाता है। समझ में आया? दूसरी डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। हमारे कंठ, हमारे कंठ नाक, दांत, जीभ और हमारा कंठ, जीवा, नाक, दांत और ओठ, ये जो है, इनकी सहायता से हमारे मुख से निर्माण होने वाली जो ध्वनियां होती है, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? वर्ण ऐसे कहा जाता है। समझ में आया? वर्ण की डेफिनेशन क्या है? कि हमारे मुख से, मतलब ये कंठ, हमारा माइक बंद करो, हमारा ये कंठ, दांत, जीभ, ओठ और नाक, इनकी सहायता से हमारे मुख से निर्माण होने वाली जो ध्वनियां होती है, जो ध्वनि निर्माण होती है, जो आवाज आता है, इनकी सहायता से, देखो, तो उनको क्या कहा जाता है? वर्ण ऐसे कहा जाता है, बराबर। कौन सा भी आवाज निकालते समय, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय, हम इन कंठ, दांत, जीभ या तालु जो है, वो तालु और ओंठ, इनकी सहायता लेते हैं, बराबर। और इनकी सहायता से ही हमारे मुख से ये ध्वनियां जो है, वो ध्वनियां निर्माण होती है, इन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण ऐसे कहा जाता है। और यदि दूसरी डेफिनेशन जो है वह देखी जाए, तो मौखिक भाषा जो है, उस मौखिक भाषा जो है, उस मौखिक भाषा की मूल ध्वनियां जो होती है, मूल ध्वनियां, मौखिक मतलब बोलचाल की मूल ध्वनियां जो है, उन मूल ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जो चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण ऐसे कहा जाता है। तो चिन्ह यानी कौन से चिन्ह? ये वाले, ये भी एक चिन्ह है। ये भी एक क्या है? चिन्ह है, जो कि मौखिक है, मुंह से निकलता है।
और ये कंठ, नाक, जीभ, तालु जो है इनकी सहायता से निकलता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? वर्ण ऐसे कहा जाता है। ओके, अब ये वर्ण की डेफिनेशन हो गई। अब ये 46 वर्ण जो है, मतलब 46 वर्ण जो है, इन 46 वर्णों में या इन 46 वर्णों का बंटवारा जो है वो बंटवारा किस प्रकार है वो थोड़ा देखते हैं। पहले स्वर, उसके बाद आता है स्वरादि और उसके बाद आता है व्यंजन। तो हिंदी भाषा में यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 2 स्वरादि होते हैं। माइक बंद करो। 2 स्वरादि होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 2 स्वरादि होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब ये जो 11 स्वर जो है, इनको स्वर ऐसे क्यों कहा जाता है? हर एक भाषा में स्वर है। मराठी में स्वर होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर है। उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11। इनको स्वर ऐसे क्यों कहा जाता है? तो स्वर की परिभाषा क्या है? तो स्वर वह होता है जिसका उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी ये अ है, यहां पर आ है, अ है, आ है, यहां पर ई लिखा है, यहां पर ऊ है। माइक बंद करो। ये यहां पर ये जो स्वर, अरे कौस्तुभ देवस्थानी माइक बंद करना तो लेफ्ट होऊन जा। हाँ, इधर ध्यान दो कि ये जो वर्णमाला जो है, यहां पर मैंने अभी आपको स्वर बताया, बराबर। तो स्वर की डेफिनेशन क्या है? स्वर की परिभाषा क्या है? तो स्वर उसे कहा जाता है जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। उदाहरण अ। अब अ का उच्चारण कीजिए। अ का उच्चारण करने पर हमारे समझ में आता है कि अ में दूसरा कोई वर्ण आता है क्या? नहीं आता। आ का उच्चारण करके देखिए, आ में दूसरा वर्ण आता है क्या? नहीं आता। मतलब अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यहां तक ये 10 हो गए। ये कितने हो गए? 10। और एक एक्स्ट्रा है, वह होता है रू। ओके, ये कुल मिलाकर रू को पकड़कर ये अ से लेकर औ तक क्या है कि 11 स्वर होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्णों की सहायता बिल्कुल ही नहीं लेते। दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते, इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ओके, स्वर समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं स्वरादि। अब ये स्वरादि कितने हैं? 2 होते हैं। हाउ मेनी? 2। ये स्वरादि जो है, ये स्वरादि कितने हैं? 2 होते हैं। तो 2 स्वरादि कौन से? अम, और दूसरा जो है वो कौन सा है? आ। अम और आ, ये 2 स्वरादि हैं। अब इसमें अम जो है, इसका उच्चारण कीजिए और इसका भी उच्चारण कीजिए। इन दोनों का उच्चारण करने पर एक बात हमारे समझ में आ जाती है कि इसका उच्चारण करते समय पहले अ का उच्चारण होता है, बाद में म का उच्चारण होता है। यहां पर आ का उच्चारण में अ पहले उच्चारण होता है, बाद में ह का उच्चारण होता है। मतलब पहले स्वर का उच्चारण होता है और बाद में व्यंजन का उच्चारण होता है, बराबर। और इनके मेल से जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? स्वरादि। स्वरादि मतलब स्वर पहले, आदि यानी अवगत, यानी स्वरादि यानी स्वर और बाद में व्यंजन आता है, और स्वर और व्यंजन के मेल से जो ध्वनि निर्माण होती है या जो वर्ण निर्माण होता है, उस वर्ण को स्वरादि ऐसे कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 2 स्वरादि होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वरादि होते हैं? 2 स्वरादि होते हैं। ओके, अब तीसरा जो है वो क्या है? व्यंजन। तीसरा भेद जो है वो कौन सा है? व्यंजन है। अब तीसरा भेद व्यंजन जो है, इसकी तरफ थोड़ा चलते हैं।
अब इनको व्यंजन ऐसे क्यों कहा जाता है? व्यंजन ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन जो है इसकी परिभाषा ये है कि स्वर के बराबर विरुद्ध परिभाषा, मतलब उलट परिभाषा है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए क। अब ये क जो है, ये क कैसे बना, कैसे बनता है क? तो क जो है वो क्या होता है, पहले आधा होता है। पहले क्या होता है? आधा होता है, और इस आधे क में अ मिल जाता है। आधा क और अ, इन दोनों के मेल से कौन बनता है? क बनता है। आधा क और अ जो है इन दोनों के मेल से कौन बनता है? क। अभी ग का उदाहरण लीजिए। ग में कौन आता है? आधा ग, और उसमें कौन मिल जाता है? अ। इन दोनों के मेल से कौन बनता है? ग बनता है। मतलब क का, ख का, ग का, घ का, च, छ, ज, झ, झ जितने भी है, उन हर एक वर्ण का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं? दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। मतलब क का उच्चारण कर रहे हैं तो अ की सहायता लेते हैं, ग का उच्चारण करते हैं तो अ की सहायता लेते हैं, यानी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन ऐसे कहा जाता है। ओके, यहां तक समझ में आया? देखिए, हिंदी भाषा में कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 46। इन 46 वर्णों में, यानी वर्ण क्यों कहा जाता है इसे? वर्ण की परिभाषा क्या है? हमारे मुख से निर्माण होने वाली ध्वनि। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियां जो है, उन मूल ध्वनियों को जो चिन्हांकित प्रतीक किया जाता है उसे वर्ण ऐसे कहा जाता है। या हमारा कंठ, तालु, जीवा या दांत, नाक, इनकी सहायता से हमारे मुख से जो ध्वनि निर्माण होती है उसे वर्ण कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 46 वर्ण होते हैं। कितने? 46। उसमें 11 स्वर, 2 स्वरादि, 33 व्यंजन। स्वर किसे कहा जाता है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, उस वर्ण को स्वर कहा जाता है। स्वरादि किसे कहा जाता है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय पहले स्वर और बाद में व्यंजन का उच्चारण होता है, मतलब स्वर और व्यंजन इन दोनों के मेल से जो वर्ण निर्माण होता है उसे स्वरादि कहा जाता है। तीसरा जो है वो क्या है? व्यंजन। वो व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? तो व्यंजन, यानी व्यंजन हम कितने होते हैं? 33। तो व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम क्या, बोलो, हाँ, दूसरे, आपने जो बताया, माइक ऑफ करो, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर आपने एक शब्द का प्रयोग किया। शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वर्ण का प्रयोग सहायता ली जाती है। मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, उस वर्ण को क्या कहा जाता है? व्यंजन। ऐसे हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 46 क्या होते हैं? मतलब 46 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 46। और 46 व्यंजन होते हैं। अब ये जो स्वर, स्वरादि, व्यंजन जो है, इनसे क्या तैयार होती है? 12 खड़ी या 14 खड़ी तैयार होती है, जिसे क्या है कि हम 12 खड़ी कहते हैं, और हिंदी भाषा में 14 खड़ी भी होती है। तो ये 12 खड़ी या 14 खड़ी जो है, वो 12 खड़ी या 14 खड़ी इन वर्णों की सहायता से तैयार होती है। ओके, अब आगे इनसे शब्द तैयार होता है। ये 12 खड़ी जो है या वर्ण जो है, इनसे क्या तैयार होता है? शब्द। तो शब्द की डेफिनेशन क्या है? वर्ड किसे कहा जाता है? शब्द किसे कहा जाता है? शब्द किसे कहा जाता है? शब्द की डेफिनेशन। अभी व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण सीखना है, तो हर एक की डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। यदि डेफिनेशन नहीं आएगी, परिभाषा नहीं आएगी, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। ओके, तो शब्द किसे कहा जाता है? तो इधर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं, क म ल। बराबर है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, माइक ऑफ करो पहले, हाँ, गुड। अब दूसरा यहां पर लिखता हूं, वो ला ब, हाँ, जा
ना। अब इधर ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या आपको बताया शब्द किसे कहा जाता है, तो ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, बराबर। मैंने इनको ल म क किया या म ल क किया। अब इनसे कुछ बोध होता है क्या? ये जो मैंने ल म क ल म ल व लिखा है, इनसे कुछ बोध होता है? नहीं होता, इससे कुछ बोध नहीं होता। तो ये इस प्रकार लिखने से कुछ अर्थ नहीं निकलता। लेकिन मैंने यदि यहां पर क म ल लिखा तो हमें क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, हमें बोध होता है, बराबर। तो वर्ण किसे कहा जाता है, सॉरी शब्द किसे कहा जाता है? तो वर्णों का ऐसा समुदाय, वर्णों का ऐसा समुदाय जिससे क्या हो? सार्थक अर्थ के साथ हो, जो क्या हो? अर्थ के साथ हो। इसका मतलब यह है कि जो वर्ण समुदाय, सिंपल सेंटेंस में लीजिए, जो वर्ण समुदाय पूरा अर्थ प्रकट करता है, कौन? वर्ण समुदाय। जो वर्ण समुदाय पूरा अर्थ प्रकट करता है, उस वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ओके, अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर 3 लिखे, यहां पर ल म क लिखा, यहां पर म ल व लिखा, पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, इससे कुछ बोध नहीं हो रहा है, इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन यहां पर मैंने कमल लिखा, कमल कहने पर हमें एक लड़की का बोध हुआ, उसके साथ ही साथ कमल कहने पर कमल के फूल का बोध हुआ, मतलब सार्थक अर्थ के साथ, बराबर। तो जिस वर्ण समुदाय से पूरा अर्थ प्रकट होता है, उस वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? शब्द ऐसे कहा जाता है। जैसे कि गुलाब कहने पर हमें गुलाब के फूल की याद आ जाती है, गुलाब का फूल आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, तो दिखाई देता है। जाना कहने पर जाने का बोध होता है, गाना कहने पर गाने का बोध होता है, खाना कहने पर खाने का बोध होता है। यानी वर्णों का ऐसा समुदाय होना चाहिए, वर्णों का ऐसा समुदाय होना चाहिए जिससे हमें पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए, और वो वर्णों का ऐसा समुदाय जिससे हमें पूरा अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, उसे शब्द ऐसे कहा जाता है। समझ में आया? अब शब्द से क्या बनता है भाई? बोलो, शब्द से क्या बनता है? शब्द से वाक्य बनता है। शब्द जो है, इस शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है या सेंटेंस बनता है, बराबर। तो जिस प्रकार पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। उसी प्रकार पूरा अर्थ प्रकट करने वाले, हाँ माइक ऑफ, पूरा अर्थ वाक्य ऐसे कहा जाता है, बराबर बराबर बराबर, बिल्कुल सही है, माइक ऑफ करो। यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्दों का समुदाय होता है, या जिस शब्द समुदाय से पूरा अर्थ प्रकट होता है, उस शब्द समुदाय को वाक्य ऐसे कहा जाता है। उदाहरण लीजिए, मैंने आम खाया, मैं गांव जाता हूं। अब यहां पर यह क्या है कि एक शब्द है, ये एक शब्द है और एक शब्द है। आम खाया, अरे किसने खाया, क्या खाया, कुछ मतलब पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। आम खाया, ठीक है। जाता हूं, मैं गांव, पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता, बराबर। मैं गांव, पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। तो ये वर्ण समुदाय से शब्द बना, तो शब्दों से शब्द समुदाय जो है, इससे हमें पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए। मैंने आम खाया, मतलब मेरे आम खाने की क्रिया जो है वो पूरी हो गई, बराबर। तो इससे हमें क्या होता है? पूरा अर्थ प्रकट होता है। पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समुदाय को, पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समुदाय को क्या कहा जाता है? वाक्य।
यानी जिस शब्द समुदाय से पूरा अर्थ निकलता है या पूरा अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य ऐसे कहा जाता है। यानी जो शब्द समुदाय सार्थक होता है, अर्थ सहित होता है, या जिस शब्द समुदाय से अर्थ प्राप्त होता है उस शब्द समुदाय को वाक्य ऐसे कहा जाता है। समझ में आया वाक्य? अब यह वाक्य जो है यह वाक्य विचार अलग है। यानी मैंने आपको पहले बताया था व्याकरण के 3 अंग, उसमें वर्ण विचार अलग है, यह वाक्य विचार अलग है। वाक्य विचार में वाक्य के भेद, वाक्य के अवयव, अन्य अवयव जो है उसके बारे में हम बाद में जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन पहले हम वापस चलते हैं शब्द के पहले। यह वाक्य समझ में आया ना कि वाक्य यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला शब्दों का समुदाय, उसे वाक्य ऐसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, सॉरी आगे नहीं बल्कि पीछे चलते हैं। ये शब्द के वाक्य हुआ। अब शब्द जो है वो किससे बना? शब्द जो है वो शब्द किससे बनता है? वर्णों से बनता है। अब ये शब्द जो है ये शब्द के भेद, यानी अंग्रेजी में आप लोग उसे क्या कहते हो? पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ बोलो। हाँ बराबर बराबर बिल्कुल सही है। अब माइक बंद करो। तो ये शब्द जो है, ये शब्द जो है, वरुण तो माइक बंद। शब्द जो है ये शब्द के भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच, या मराठी में आप लोग उसे शब्दांच्या जाती, मराठी में हम क्या कहते हैं उसे? शब्द के भेद नहीं बल्कि शब्दांच्या जाती म्हणतो। तो ये शब्द के भेद या शब्दांच्या जाती। अब हम शब्द के ये जो भेद जो है इन भेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। शब्द के भेद। अब शब्द के भेद मुख्यतः यदि देखा जाए, अरे नहीं माइक पहले बंद करो, बाद में मैं पूछूंगा तभी माइक ऑन करना है। शब्द जो है इस शब्द के मुख्य भेद 2 होते हैं। एक पहला भेद है विकारी शब्द। पहला भेद कौन सा है? विकारी शब्द। और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। मैं बताता हूं आपको, रुको, मैं जब पूछूंगा तब माइक ऑन करना है। पहला भेद कौन सा है? विकारी शब्द। और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अब यहां पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, इस सेंटेंस को गौर से देखिए, पढ़िए कि पिताजी, माइक किसी का ऑन है? माइक बंद करो प्लीज। पिताजी आज आएंगे। अरे माइक बंद करो ना, आपका आवाज क्यों आ रहा है फिर? अब यहां पर पिताजी आज आएंगे लिखता है, बराबर। तो यहां पर पिताजी की जगह पर मैं माताजी लेता हूं। पिताजी की जगह पर माताजी लेता हूं। 1 मिनट, ये कौन है? क्या है? बोलो। एक तो माइक ऑफ करो ना, फिर क्यों चिल्लाते हो बीच बीच में? जब आपको पूछा जाता है तभी माइक ऑन करो। पिताजी की जगह पर यहां पर माताजी लेते हैं। यहां पर मैंने माताजी लिया तो आज माताजी आज आएगी, आएगी। ओके, यहां पर क्या हुआ? पिताजी की जगह पर मैंने खाली माताजी लिया तो यहां पर आएंगे की जगह पर आएगी हुआ। वह आज, वह मतलब अकेली है, वह आज आएगी, अकेली है। तो यहां पर मैंने लड़का लिया, वह आज आएगा, वह आज आएगा। अब यहां पर मैंने मतलब ये एक वचन है ना, तो बहुवचन लिया, तो यहां पर लिखता हूं वे आज आएंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, इन वाक्यों को देखने पर एक बात समझ में आई कि इसमें संज्ञा बदल दी, मतलब लिंग बदल दिया। पिताजी की जगह पर माताजी लिया तो वाक्य में क्रिया में परिवर्तन हुआ, बराबर। यानी लिंग बदल दियाने पर लिंग, यहां पर एक वचन है, यहां पर बहुवचन लिया, बहुवचन लेने पर भी बदल हुआ, लिंग वचन कारक। और यदि मैंने क्रिया बदल देता हूं तो यहां पर भी क्या हो जाता है? संज्ञा में भी परिवर्तन होता है, संज्ञा में भी बदल होता है। मतलब लिंग वचन कारक और क्रिया, इन
के सहायक, इनके अनुसार, इन चारों के अनुसार लिंग, वचन, कारक, क्रिया। लिंग, वचन, कारक का नहीं लिखा लेकिन क्रिया से लिखा है, क्रिया। इनके अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है या इनके अनुसार जिन शब्दों में बदल होता है उन शब्दों को विकारी शब्द ऐसे कहा जाता है। अब समझ में आया ना विकारी शब्द किसे कहा जाता है? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द ऐसे कहा जाता है। यहां पर ये पिताजी, माताजी, वह, वे, इनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आएंगे, आएगी, आएगा, आएंगे, यहां पर परिवर्तन हुआ। मतलब ये क्रिया और ये संज्ञा, इसमें परिवर्तन हुआ। तो ये विकारी शब्द जो है, इस विकारी शब्द के फिर से 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द के 4 भेद। विकारी शब्द यानी क्या? लिंग, वचन, कारक, क्रिया। लिंग, वचन, कारक, क्रिया। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जिन शब्दों में बदल होता है, उन शब्दों को विकारी शब्द ऐसे कहा जाता है। यदि ऐसा है तो अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? फिर तो अविकारी शब्द उसे कहा जाता है जिसके, इनके अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। यहां देखिए, पिताजी है, माताजी है, वह है, वे है, ये सब कुछ यहां पर लिखा है। लेकिन आज में कुछ परिवर्तन हुआ? वो आज जैसे था वैसा ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आज क्या है? अविकारी शब्द। क्योंकि लिंग, वचन, कारक, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, क्रिया ये बदल जाने पर आज में परिवर्तन होना चाहिए था। क्रिया में बदल हुआ लेकिन आज में बदल बिल्कुल ही नहीं हुआ। इसीलिए आज ये क्या है? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की डेफिनेशन क्या है? लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन शब्दों को अविकारी शब्द ऐसे कहा जाता है। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द ऐसे कहा जाता है। ओके, अब विकारी शब्द जो है, इस विकारी शब्द के फिर से कितने होते हैं? 4 भेद, जो अभी अभी मेरे ख्याल से किसने बताया था? अभी एक किसने तो बताया था।